अस्सलाम वालेकुम दोस्तों महात्मा गांधी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी 4 ख्वाहिशात की वजह से सियासी ज़वाल का शिकार हुए। पहली ख्वाहिश ये थी कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो, यानी पाकिस्तान और भारत अलग अलग मुल्क ना बने। गांधी कहा करते थे कि हिंदुस्तान की तकसीम उनकी लाश पर से गुजर कर ही हो सकती है। उनकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अंग्रेज़ पुरअमन तौर पर हिंदुस्तान छोड़ दें, कोई दंगा फसाद और हंगामा ना हो। इसकी वजह यह थी कि महात्मा गांधी लड़ाई झगड़े या फसादात के ख़िलाफ़ थे। उनकी तीसरी ख्वाहिश ये थी कि हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो अपने ठाठ बाट के बजाय सिर्फ अवाम की खिदमत पर कमर बस्ता रहे। इस हुकूमत के वज़ीर उनकी तरह सादा ज़िंदगी गुजारें, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बजाय तांगों में सफ़र किया करें। महात्मा गांधी की चौथी ख्वाहिश ये थी कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान की तकसीम की नौबत आ भी जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहें, इनमें कोई दुश्मनी और जंग ना हो। लेकिन हुआ ये कि आज़ादी के फ़ौरन बाद उनकी ये सब ख्वाहिशात उनकी आंखों के सामने मिट्टी का ढेर बनने लगीं। हिंदुस्तान रातों रात यूँ बदला कि महात्मा गांधी का फ़लसफ़ा अचानक ही ख़त्म हो गया। इस तब्दीली की शुरुआत 16 अगस्त 1946 को हुई। ये वो दिन था जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अपील पर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने रास्त इक़दाम किया। मतलब ये कि उस दिन हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने सड़कों पर निकल कर क़याम पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाई। लेकिन तहरीक का ये दिन खूनी फसादात में बदल गया। सबसे ज़्यादा फसादात बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ता में हुए। कई रोज़ जारी रहने वाले फसादात में कम अज़ कम 400 अफराद जाँ बहक और हज़ारों ज़ख्मी हुए। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे का कत्लेआम किया। ख़वातीन को अगवा किया गया और घरों को जलाया गया। कलकत्ता से ये फसादात हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी फैलने लगे। मुंबई, दिल्ली और बिहार वगैरह भी फसादात की लपेट में आ गए। सूरत हाल ये थी कि मशरक़ी बंगाल में जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, और बिहार में जहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी वहाँ मुसलमानों पर जत्थे के जत्थे हमले कर रहे थे। इन हालात में महात्मा गांधी खून खराबा रोकने के लिए मुतहरिक हुए। उन्होंने बंगाल में फसादात से मुतासरा हिंदुओं के इलाकों का दौरा करने का फ़ैसला किया। फिर उन्होंने बिहार के मुसलमानों के लिए भी आवाज़ उठाई और एक ख़त में लिखा कि मेरे ख्वाबों की सरजमीन बिहार ने खुद को गलत रास्ते पर डाल लिया है। अगर कोई एक गिरोह गलत कदम उठा रहा है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दूसरा गिरोह भी बदले में वही करे। मोहनदास करमचंद गांधी दिल्ली से ट्रेन के ज़रिए पहले बंगाल में कलकत्ता और फिर नवाखली पहुँचे। वो नवाखली और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में घूम फिर कर अदम तशद्दुद का दर्स देते रहे। ये दौरा बहुत ख़तरनाक था क्योंकि उनके साथ कोई गार्ड्स नहीं थे। वो सिर्फ अपने एक सेक्रेटरी और बंगाली ट्रांसलेटर के साथ सफ़र कर रहे थे। मुसलमानों और हिंदुओं में नफ़रतें ख़त्म करने के लिए गांधी ने यह तरीक़ाकार अपनाया कि वो दिन के वक्त फसादात से मुतासरा इलाकों में जाते और रात के वक्त किसी मुसलमानों के गाँव में ठहर कर आराम करते। महात्मा गांधी की कोशिशों से बंगाल का अमन बड़ी हद तक लौट आया। खैर वासराय लॉर्ड माउंटबेटन ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नेहरू से मुज़ाकरात करके पार्टीशन की तफसीलात तय कीं। 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान का बाकायदा ऐलान हुआ, जिसमें पंडित नेहरू और कांग्रेसी लीडर्स ने हाथ उठाकर पार्टीशन के हक़ में वोट भी दे दिया। लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि कांग्रेस तो तकसीम पर राज़ी थी, लेकिन कांग्रेस के सरपरस्त करमचंद गांधी राज़ी नहीं थे। कांग्रेसी लीडर्स को हिंदुस्तान की तकसीम की सोच पर महात्मा गांधी ने कहा था, नेहरू और सरदार पटेल समझ रही हैं कि उम्र के साथ मेरी सोचने समझने की सलाहियत कम हो गई है। क्या मैं वाक़या बूढ़ा हो गया हूँ? क्या चीज़ें वाक़या मेरी समझ में नहीं आती? ये सब जानते हुए भी कि उनकी बात माने जाने का कोई इम्कान नहीं, उन्होंने पार्टीशन की मुखालफत जारी रखी। वो लोगों से कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें मुझ पर लान तान करें और कहें कि मैं हिंदुस्तान के टुकड़े करने की वारदात में शामिल था। फिर जैसे जैसे तशद्दुद बढ़ता गया, महात्मा गांधी और कांग्रेस में भी फासले बढ़ते गए। महात्मा गांधी को महसूस होने लगा कि पंडित नेहरू की हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम की बेहतरी और फसादात को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू को एक बेताज बादशाह की तरह समझता हूँ, फिर भी हिंदुस्तान एक गरीब कौम है, उन्हें समझना चाहिए कि ये इतना गरीब है कि इसके मुंतखब लीडर्स को तो कारों में जाने के बजाय पैदल चलना चाहिए।
महल्लों में रहने के बजाय सर्वेंट क्वार्टर्स में रहना चाहिए। महल में रहने वाला हुकूमत नहीं चला सकता। उन्होंने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को कई बार ये कहा था कि वो दिल्ली के महलनुमा घरों और शानदार ऑफिस को बेघर मुहाजिरीन के लिए वक्फ कर दें, बल्कि ख़ुद उन्होंने कहा कि आप लोग खुद मजहबी लोगों के क्वार्टर्स में मुंतकिल हो जाएं या फिर मज़ारों यानी किसानों की झोंपड़ियों में रिहाइश इख्तियार कर लें। उन्हें इस बात पर भी गिला था कि सरकारी दफातर में करप्शन इतनी आम क्यों है जबकि हम आज़ाद हो चुके हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाने का फैसला किया। पंडित नेहरू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे। वजह यह थी कि उनके आबा अजदाद कश्मीर से हिजरत करके आए थे। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के ज़रिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस मंसूबे पर काम के लिए महात्मा गांधी को चुना। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि वो कश्मीर जाकर डोगरा महाराजा हरी सिंह से बात करें और कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करवाएं। महात्मा गांधी ने कश्मीर जाने की हामी तो भर ली, लेकिन साथ ही एक ऐसा बयान भी दे दिया जो माउंटबेटन और कांग्रेसी लीडर्स को पसंद नहीं आया। गांधी जी ने कहा कि मैं महाराजा से ये कहने नहीं जा रहा कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ इल्हाक करें। हमें कश्मीर के लोगों से ये पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। महात्मा गांधी 1 अगस्त 1947 के दिन कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर पहुँचे। महात्मा गांधी कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद ट्रेन के ज़रिए 6 अगस्त 1947 को लाहौर पहुँचे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरी बाकी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरेगी। ताहम महात्मा गांधी ने इस ऐलान के दौरान ये भी कहा कि फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अभी बंगाल जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं 15 अगस्त को यौम आज़ादी से पहले उनके पास हूँगा। उन्होंने हिंदुओं से ये भी कहा कि वो लाहौर छोड़कर ना जाएं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस खिताब के बाद महात्मा गांधी पहले पटना और फिर कलकत्ता चले गए। यहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर और बंगाल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी से मुलाकात की। महात्मा गांधी और हुसैन शहीद सोहरवर्दी हैदरी मंजिल में रहने लगे। उनका एक ही इमारत में रहना हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की अलामत बन गया। दोनों लीडरों ने शहर के ताकतवर लोगों से राब्ते शुरू कर दिए और उन्हें अमन बहाल करने की कोशिशों में शामिल कर लिया। यूँ गांधी जी और हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने हैदरी मंजिल को मरकज़ बनाकर कलकत्ता को पुरअमन बनाने की कोशिशें शुरू कर दीं। उनकी कोशिशों से कलकत्ता में वाक़या अमन की एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई जिससे लगता था कि अब यहाँ कोई मज़ीद फ़साद नहीं होगा। इसी दौरान जबकि महात्मा गांधी अभी कलकत्ता में ही थे, 14 और 15 अगस्त के वो तारीख़ी लम्हात आए जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हो गए। आज़ादी के मौके पर दोनों ममालिक में भरपूर जश्न मनाया गया। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जब दिल्ली में जश्न हो रहा था और नेहरू तकरीर कर रहे थे, तो गांधी जी कलकत्ता की हैदरी मंजिल में बज़ाहिर सबसे लाताल्लुक़ गहरी नींद सो रहे थे। ताहम आज़ादी के मौके पर महात्मा गांधी को दिल्ली में याद ज़रूर किया गया। जब रात के 12 बजे और भारतीय पार्लियामेंट में आज़ादी का ऐलान हुआ तो गांधी जी की जय हो, गांधी जी की जय हो के नारे भी लगाए गए। दोस्तों, दिल्ली में महात्मा गांधी को याद किया जा रहा था, लेकिन दूसरी जानिब कलकत्ता में महात्मा गांधी की ज़िंदगी सख्त खतरात में घिर चुकी थी और उन पर रात के वक्त एक गिरोह ने हमला कर दिया। वो हुआ यूँ कि 31 अगस्त की रात अचानक हिंदू नौजवानों ने हैदरी मंजिल पर हमला कर दिया और ईंटें फेंक फेंक कर घर के शीशे तोड़ डाले। ये लोग एक हिंदू के कत्ल का बदला लेने आए थे और मुसलमानों पर इसका इल्ज़ाम लगा रहे थे। उनका ख्याल था कि अभी तक हुसैन शहीद सोहरवर्दी और दूसरे मुसलमान इसी बिल्डिंग के सहन में मौजूद हैं। इस हंगामे से महात्मा गांधी की आंख खुल गई। वो बाहर निकल आए और उन्होंने हिंदू नौजवानों को समझाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर उन सब के सर पर बदले की धुन सवार थी। उन्होंने महात्मा गांधी की भी एक नहीं सुनी और हंगामा जारी रखा। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इमारत के सहन में मौजूद महाजरीन को कोई नुकसान पहुंचाते, पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई। पुलिस को आते देखकर मुश्तिल नौजवानों का ये गिरोह भाग गया और मामला रफा दफा हो गया। ये मामला तो टल गया, लेकिन महात्मा गांधी को इस सूरत हाल से इतना सदमा पहुंचा कि उन्होंने अगले रोज़ व्रत रखने का ऐलान कर दिया।
उन्होंने कहा कि अगर मैं फसादात को नहीं रोक सकता तो फिर मैं ज़िंदा रह कर क्या करूँगा। हालांकि इससे पहले वो 125 वर्ष तक ज़िंदा रहने की बातें करते थे, मगर अब फसादात को देखते हुए वो ज़िंदगी से नफ़रत की बातें करने लगे। मोहनदास गांधी की भूख हड़ताल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े रहनुमा उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए दौड़े चले आए। इनमें हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी थे, कांग्रेस लीडर सूरत बोस थे और बंगाल के हिंदू महासभा लीडर दबिंदार नाथ मुखर्जी भी थे। इसके अलावा और भी कई सियासतदान आए। गांधी भूख की वजह से बिस्तर से लग चुके थे। ये सियासतदान उनके सरहाने खड़े होकर उनकी मिन्नत समाजत करते रहे कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। उन्होंने गांधी जी को यकीन दिलाया कि वो हर सूरत में हिंदुस्तान में अमन कायम करेंगे। उन लोगों की कोशिशों के नतीजे में 4 सितंबर को रात 9:15 बजे यानी 4 दिन बाद गांधी ने ऑरेंज जूस का 1 गिलास पीकर भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।